बिहार तो बिहार चुनाव को लेकर के लगातार सुबह से उठापटक जारी है। उसी बीच अब जो है समय है परिणामों का, और परिणाम से पहले पीएम मोदी भी लाइव हैं, इलेक्शन कमीशन का लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच हम आप पहुंचे अपने एडिटोरियल डिपार्टमेंट में। नव भारत के हमारे एडिटर इन चीफ हैं संजय तिवारी सर। सर देखिए, आप बिहार का चुनाव लगातार चल रहा है। 6 तारीख को फर्स्ट फेज का हुआ, 11 तारीख को सेकंड, और आप बीच में भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया अपनी दिए भी थे, लेकर के इलेक्शन कमीशन को लेकर के दिए थे, कई सारी चीज़ों पे बात हुई थी। लेकिन अब जहां तक आरोप इलेक्शन कमीशन पे लग रहे हैं कि अगर वोट हम जीतें, चुनाव हम जीतें, तो इलेक्शन कमीशन सही है, ईवीएम सही है, अगर हारे तो वापस से फिर गलत। क्या कहना सर? नीतीश कुमार जी को बधाई। ये जो कुछ चुनाव हुआ है, मुझे लगता है मैंने पिछले दिनों जब अपन लोग नवभारत लाइव में चर्चा कर रहे थे, उस समय भी बोला था कि बिहार जो है ये क्रांति का जनक होता है। ये जो प्रदेश है ये क्रांति का जनक है, और बिहार ने हमेशा एक नई क्रांति का आगाज किया है। तो जो बात अभी आपने कही, ये तो राजनीतिक दलों की बातें हैं कि राजनीतिक दलों के प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि जो जीत जाता है उसके पक्ष में सब चीज़ें होती हैं, और जो हार जाता है, जो पराजित होता है, उसके लिए 100 बहाने होते हैं। लेकिन फिलहाल तो जो निर्णय है वो ये है कि बिहार ने एक क्रांति का आगाज किया है। वो क्रांति फिलहाल वोट क्रांति है, और उस क्रांति के नायक जो हैं वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जिनको लेकर खुद बीजेपी बहुत आशंकित थी, उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनका रिकॉर्ड को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, मुझे लगता है आज का दिन नीतीश कुमार के नाम पर है कि लगातार 20 वर्षों तक किसी राज्य की, वो भी बिहार जैसे राज्य का नेतृत्व करने के बाद भी, तमाम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अगर उन्होंने परास्त कर दिया, उसके बाद जब आज का दिन उदय हुआ और उन्होंने जो बम्पर जीत हासिल की है, जो महाजीत हासिल की है, मुझे ऐसा लगता है कि इस जीत के 1000 कारण हो सकते हैं। 1000 इसको अगर असेस किया जाए तो उसके बहुत सारे कारण मीमांसा हो सकती है। जीत का सेहरा फिलहाल सिर्फ नीतीश कुमार जी के सिर पर है। बिल्कुल सर, अभी जो उड़ते उड़ते कुछ बयान आ रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, कई पत्रकार ये भी दावा कर रहे हैं कि भले से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, सुशासन बाबू की, लेकिन इस बार सीएम का फेस बदलेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पत्रकार कितनी भी पतंग उड़ा लें, वैसे तो अभी संक्रांत को समय है। जो बिहार में दही चूड़ा खाया जाता है, महाराष्ट्र में संक्रांत होती है, और संक्रांत में पतंग उड़ाई जाती है। पत्रकारों को होता क्या है? पत्रकार पतंग उड़ाता है। पत्रकारों के बोलने से अगर होता तो जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जितने एग्जिट पोल थे, उन एग्जिट पोल को तमाम एग्जिट कर दिया। पोल के जितने एनालिस्ट थे, जितने चैंपियन थे, उन सबको एग्जिट कर लिया। यदि उनमें से कुछ और चैंपियन अब भी ये दावा करते घूमते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह कोई नया फेस होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को समझने में अब भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार से किसी भी तरह का खेल करने का अंजाम क्या होगा। हम कल नवभारत में, जो हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार है, हम कल उसमें एक नया नारा गढ़ रहे हैं। मजबूरी का नया नाम नीतीश कुमार। पलटू राम से मजबूरी का नया नाम। मजबूरी का नया नाम। और पलटू राम तो मैं फिर कह रहा हूं ना कि वही जो दही चूड़ा खा के चौपाल में बतियाते हैं या महाराष्ट्र में पतंग उड़ाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पत्रकारों ने बहुत साइंटिफिक टू द पॉइंट रहना चाहिए। यदि नीतीश कुमार की सीट कम भी आती, फिलहाल तो मुझे लगता है कि वो 84 सीट पर आगे हैं, 40 सीटें वो जीत चुके हैं, और मान लीजिए वो सिर्फ 40 पर भी अटक जाते, तो भी मजबूरी का नया नाम नीतीश कुमार।
मोदी जी जानते हैं लोकसभा 2024 में उनकी गाड़ी 240 यात्रियों को ही लेकर निकली है, जो उनके दम पर है। एनडीए की ताकत 292 या 290 तक पहुंच गई हो, और उसमें ये जो नानी का रिश्ता था, नानी यानी नायडू और नीतीश नी यानी नीतीश, तो ये जो नानी का रिश्ता है वो 2029 तक किसी भी कीमत पर उस रिश्ते में कोई खलल डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और यदि वो जुटाने का जोखिम उठाते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास जून 2022 में जिस तरह का महाराष्ट्र में एक क्रांति करने का, एक सरकार को गिराकर दूसरी सरकार बनाने का जो उन्होंने क्रांति रची गई थी बीजेपी ने, वैसे किसी क्रांति का प्लान भी तैयार होगा, तभी वो ये नानी के रिश्ते को खराब करने का, खत्म करने का जोखिम उठाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। देखिए, काउंटिंग अभी जारी है और लगातार जो आरजेडी है वो दावा कर रही है कि भाई लालटेन जो है वो शाम में ही जलता है। शाम भी हो चुकी है और रिजल्ट भी देखे जा रहे हैं, और आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी खोल करके बैठे हैं। सर, क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी चूक कांग्रेस के साथ कैसे हो? देखिए, ये चूक कांग्रेस के साथ जो हुई, ये कोई आज की चूक नहीं है। कांग्रेस ने बहुत देर करी यह समझने में कि बिहार का जो सामाजिक बदलाव हो रहा है वह कैसे हो रहा है। उन्होंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि उनके हाथ से उनकी जो कोर वोट बैंक यानी सवर्ण जातियाँ और दलित जो थे और मुसलमान वो निकल गए। उन्होंने उसकी कोई कोशिश नहीं करी। इस बार भी उनकी सीटें कम हुई हैं, लेकिन उनका वोट बैंक बहुत कम गिरा है। तो कुल मिला के कांग्रेस के नेतृत्व ने हकीकत को नहीं समझा, उससे मुंह चुराया। वह दो ही मुद्दों पर कंसंट्रेट रही। पहली बात उनकी रही जातिगत जनगणना और दूसरी बात रही वोट चोरी, जबकि ये दोनों मुद्दे ग्राउंड पर काम नहीं कर सके, क्योंकि बिहार सरकार जातिगत जनगणना पहले ही करा चुकी थी। इसलिए ये सबसे कांग्रेस की सबसे बड़ी जो है कमजोरी रही। वोट चोरी का मुद्दा कितना कारगर हुआ? क्योंकि कांग्रेस खाली और खाली 1 सीटों पर अभी तक देख रहे हैं। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ये दिखा रहा कांग्रेस का, एग्जैक्ट डेटा दे देते हैं, 6 सीटें। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कांग्रेस अभी AIMIM और जीतन राम मांझी की पार्टी से लड़ाई में है, लड़ रही है। 5-6-6 5-5-6 ये चल रहा आंकड़ा। इस प्रकार से अगर कांग्रेस का बिहार में बुरा हाल है, तो फिर वेस्ट बंगाल की चुनाव का क्या होगा, यूपी में क्या होगा? कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे देश में है वो उसका संगठनात्मक ढांचा बहुत कमजोर हो चुका है। अगर कांग्रेस को अब चुनाव जीतना है या जीतने के बारे में सोचना है तो उसे हर तरह से अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना ही होगा। उसकी प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो चुनाव जीतने से ज़्यादा संगठन को मजबूत करना होना चाहिए, और कैसे संगठन को वो जिंदा कर पाते हैं यही उनकी सफलता होगी। अगर संगठन जिंदा हो जाएगा तो जीत तो अपने आप मिलने लगेगी। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन ना करके क्या आरजेडी पछता रही है? देखिए, जो परिणाम आए हैं उसमें तो बहुत सीधा सीधा है कि इसका नुकसान तो आरजेडी को हुआ है। आरजेडी को अपना वोट बैंक नहीं घटा, लेकिन अगर वो उसमें कुछ जोड़ पाती तो आरजेडी हो सकता था कि आज आरजेडी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। ध्रुवीकरण तो हमेशा रहा है। देखिए, मुस्लिम वोट अभी तक जो है वो MY समीकरण के तहत, मुस्लिम यादव जो समीकरण है उसके तहत राजद को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ सीटों पर ऐसा हुआ है कि मुस्लिम मतदाताओं ने मुस्लिमों की पार्टी यानी AIMIM को ही प्राथमिकता दी, और उसका परिणाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जीतना है। उनको 5 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है उनकी, और ये नए समीकरणों की ओर भी इशारा करता है। केवल बिहारी नहीं, आगे आने वाले चुनाव में भी इस तरह का असर दिखाई दे सकता है। तो भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूरे नव भारत ग्रुप के सबसे चर्चित चेहरे धनराज गावंडे जी, और नवराष्ट्र के ये एडिटर हैं। तो गावंडे जी, साफ तौर पे कह दें कि सरकार बना दी है आप जी। सरकार तो बन गई। कैसी बन गई, कैसे बनी सरकार? बनी है, इसमें तो ज़्यादा जिम्मेदार नेताओं के, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस में राहुल गांधी और तेजस्वी, ये दोनों ने
भाजपा और नीतीश कुमार जदयू उनसे लड़ने से बजाय ये चुनाव आयोग से ज्यादा लड़े, उसमें टाइम बहुत ही चला गया उनका 1.5 महीना। और इनका टारगेट जो चुनाव में एनडीए होना चाहिए था, तो एनडीए रहे नहीं 1.5 महीना, तो उसमें चुनाव आयुक्त नियामक आयोग ने ऐसा किया वैसा किया ये किया उसमें चले गए। सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े ना जी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में इनकी जो फिर इनका जो लेट हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन टिकट का उम्मीदवारों का, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस ने 75 सीट मांगी थी, तो दूसरे जो दल थे छोटे मोटे जो आने को इच्छुक थे रालोआ में, वो ना आ पाए, उसमें वोटी का परसेंटेज और इनका घसर गया। और सबसे बड़ी बात है चुनाव जीतने में 10,000 रुपए की जो घोषणा हुई महिलाओं के प्रति, तो महिलाओं ने प्रशांत किशोर उनके पास का था, नजदीक गए थे प्रशांत किशोर के, लेकिन प्रशांत किशोर को उन्होंने महिला ने छोड़ दिया। 10,000 रुपए जो लड़की जो महाराष्ट्र में ना लाडली माई बहन योजना में, तो वो सबसे घातक हो गई इनके लिए, महाआघाड़ी के लिए। वो योजना 10,000 रुपए की लालच में महाराष्ट्र ने भी 2,500 की इसमें बहुत ही फर्क ये किया। और नेता अभी बोलते होंगे कि एनडीए के बीजेपी के हम बहुत लोकप्रिय है, वैसा कुछ झमेला नहीं है। इसमें जो योजना है उनकी जो परफेक्ट टाइम पे एक महीना पहले बिफोर 1 मंथ ही वो योजना जाहिर हुई थी, तो उसका बहुत असर पड़ा इसके वोटिंग के ऊपर। मतलब लॉन्चिंग ऑन टाइम हुई, लॉन्चिंग ऑन टाइम, करेक्ट, लॉन्चिंग ऑन टाइम, लॉन्चिंग परफेक्ट टाइमिंग का ये था। और पूरा उनका और इनका जो रालो आता था, इनका तो कोई कैंपेन का कोई यही नहीं था कि वो जो राहुल गांधी ने बढ़ाया चुनाव आयोग ने ऐसा किया वोट चोरी, तो उसने भी चालू कर दिया वोट चोरी। इसलिए जो मुद्दे पे की लड़े नहीं लड़े, उसके बाद में वो तेजस्वी यादव ने बोल दिया था। अरे एक अच्छी बात आपसे नहीं बताया, तेजस्वी यादव करीबन 2 बजे तक मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन वेबसाइट, तो राघोपुर विधानसभा से वो लड़ाई में थे। राघोपुर से बीजेपी से जो कैंडिडेट लड़ रहे थे सतीश यादव जी, वो एक बार तेजस्वी यादव की माता जी को हरा चुके हैं, राबड़ी देवी को, और अभी तेजस्वी यादव वर्सेस सतीश यादव का चुनाव हो गया था। लगभग 5,000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए थे राघोपुर से, बतौर सीएम फेस। है ना शॉकिंग? मुश्किल माने शॉकिंग है। और उसमें रालोआ में राजद में आरजेडी में सबसे बड़ा उनके घर का भी मामला बड़ा ठीक नहीं था। तेज प्रताप यादव को जो इन्होंने निकाला, और सुनिए सर क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, 2015 में वो विधायक थे उसी महुआ से, करेक्ट। और अभी तेज प्रताप यादव को मात्र और मात्र 12,000 वोट मिले, खाली 4थे नंबर पे तेज प्रताप यादव। 55,000 से चुनाव है। हाँ, 55,000 बिल्कुल करेक्ट ये हाँ, तो वो भी समझिए, बताइए लालू के दोनों लाल फंस गए थे। और वो ये आपने जो शुरुआत में कहा कि ये लोग चुनाव एनडीए से कम लड़े और चुनाव आयोग से ज्यादा लड़े, यही इनके टाइम पास बहुत हो गए। इसमें जो टाइम पास ही हो 2 महीना वोट चोरी बने उसमें, और चुनाव में वोट चोर रहे, कौन वोट चोर रहे, क्या वोट चोर रहे, जब मुद्दे की बात थी वो हो रही नहीं। अच्छा, मुझे जो लगता है, मैं बिहार कवरेज करने गया था, तो मैं लोगों से जब बातचीत करता था सर, तो लोग कहते थे कि कांग्रेस ये सब जो कर रही है वो जमीनी पकड़ बनाने के लिए कर रही है, बाकी वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा था नहीं। जमीन पकड़ के लिए कांग्रेस ने किया, लेकिन वो गलत दिशा में किया। और कांग्रेस का तो वो आरजेडी को लेके कांग्रेस खत्म हो गई उसमें। अच्छा, कांग्रेस की तो थी नहीं वहाँ, हाँ, वो बची नहीं थी कुछ। असाउद्दीन ओवैसी पे क्या सोचते हैं? 5 सीट असाउद्दीन ओवैसी पे क्या सोचेंगे? सीमांचल साइड में उन्होंने 5 सीटें इस बार फिर जीत ली है। 5 सीट भी नहीं दी उनकी, 5 सीट जीत ली वो। कांग्रेस ने 6 सीट जीती, सब कांग्रेस ने 6 सीट जीती। असाउद्दीन ओवैसी कांग्रेस, हमको लग रहा है कि ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। नहीं, इन्होंने अपना बड़ा दिल ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भी लग रहा था कि ये चुनाव भी तीसरी टर्म में नहीं आएंगे करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन्होंने सबको, मुझे तो लगता है ओबीसी को भी साथ में लेना था। हाँ, यानी वो जो मराठी में हमारे बोलते हैं कि पोहा चल्ला महादेवा, यानी सबको मिल के चले, कहाँ पे महादेव पे सबको साथ। तो वो महादेव पे जा ही नहीं सके। हाँ। दोनों का ये चुनाव आयोग के खिलाफ
चुनाव आयोग ने क्या किया, कॉमन आदमी को कोई समझता नहीं है वो कितनी वोट चोरी हो गई। और उन्होंने फेलिवर भी रहे कुछ कुछ जगह पे। जो प्रियंका गांधी ने बताया था वो तो भूत बन गया था उस करके, तो भूत तो बना ही नहीं, वो तो होटल आ गए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज, इनका जो MY समीकरण था ये तो NDA ने बदलकर महिला युद्ध कर दिया। बराबर, करेक्ट है ना, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। तो अभी देखते हैं अभी इलेक्शन कमीशन का देखिए कुछ क्या बता रहा है, अभी आंकड़े कुछ आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे नहीं अभी। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं? अभी तो ये समझो इलेक्शन कमिश्नर अभी मुख्यमंत्री बने, अभी साफ यानी चित्र साफ है, कोई उसमें अभी बढ़त है। मतलब ये इनके जो चारों पार्टियां हैं ये लगातार बढ़त हासिल कर बढ़त पे है, यानी ये सुनामी हो गई। अब मोदी जी भी भाषण बहुत दे रहे हैं अभी, तो भी वो कोई वो मोदी जी की जीत है तो ऐसा भी नहीं रहा, उसमें अकेले की जीत है, मोदी की जी की पॉलिसी की जीत है, वैसा तो सबकी नहीं जीत है। लेकिन अभी क्रेडिट। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले विख्यात नीतीश कुमार हैं, इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है जी। और थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे तो अमित शाह ने तारापुर में, जहां से सम्राट चौधरी खड़े हैं इस बार इलेक्शन में, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे अमित शाह ने बोला है कि अगर आपकी जनता आपको जिताती है या जनता इस बार अगर इनको जिता देती है तो मैं मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या समझा जाए बड़ा आदमी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ठीक है, बीजेपी की मेजोरिटी थी, देवेंद्र फडणवीस बन गए। हाँ। शिंदे को चांस दिया था उन्होंने, शिंदे को तो वो उनसे शिवसेना से बाहर निकले, उसकी वजह से चांस दिया था, लेकिन दूसरी बार जो बीजेपी ने हाथ में लिया वैसा बिहार में नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो भावनात्मक वो जो शोषण हुआ नीतीश के प्रति, अच्छा भावनात्मक चीज है, एक बड़े भाई के बड़े भाई की तरफ, ये कि उनके सीट्स कम आए तो इसलिए नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं गारंटी से बता, मतलब साफ तौर पे अभी संजय तिवारी सर से भी हमने बात की तो वो बताएं कि वो नानी वाला जो रिश्ता है, नायडू और नीतीश वाला, तो वो उससे रिश्ता नहीं खराब करेंगे, 100%। हाँ। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जाकर के प्रचार किए, महाराष्ट्र के CM हैं, बतौर आप नवराष्ट्र के एडिटर हैं, नवराष्ट्र विख्यात है पूरे महाराष्ट्र में, क्या सोच रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के प्रचार से क्या कुछ इम्पैक्ट बिहार में? जी जी हो सकता है कि यंग लीडर है, भोजपुरी बोल के आए वहाँ, यंग वैसा इनके तुलना में यंग है, शाह मोदी जी के तुलना में, और एक साफ सुथरा व्यक्तित्व है इसका देवेंद्र फडणवीस के बारे में, एक कि जो कोई करप्शन किया वगैरह उनके इसमें नहीं है, वो जैसा मोदी के बारे में करप्शन का कोई बोल नहीं सकता है, शाह के बारे में बोल सकता है, थर्ड लीडर है इसके, इनके बारे में नहीं बोल सकता कोई। अच्छा, राहुल गांधी विदेश गए थकान मिटाने, और यंग दिखते थे, यंग जनरेशन के लिए उन्होंने प्रचार में जो बोला होगा, आप बहुत सारा बोला होगा, मुझे याद नहीं है कितना बोला। हाँ ठीक है, वो तो अलग की चीज़ है, उतना किसी को नहीं आता। राहुल गांधी विदेश गए हैं थकान मिटाने, वहीं PM मोदी पटना से रैली कर रहे हैं, और अमित शाह फिर से चाणक्य वाला काम कर रहे हैं केरला, वेस्ट बंगाल और आसाम के चुनाव को लेकर के। तो दोनों को अगर कंपेयर करें थोड़ा सा, तो क्या लग रहा है कि हाँ बिहार का जो हुआ वैसा ही धोखा तो यहीं भी लग रहा है, बंगाल में धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी बंगाल में बीजेपी के आएंगे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब SIR के लागू होते ही जितने बांग्लादेशी भागने लगे, और केरल में तो कोई बीजेपी का सवाल ही नहीं, और 2-3 टर्म। ठीक है। MY मुस्लिम यादव समीकरण लगातार पूरे बिहार इलेक्शन में चर्चे में रहा है, लेकिन जब रिजल्ट के पास हम लोग आए तो ये देखा गया कि MY मुस्लिम यादव से बदलकर महिला और यूथ में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से जदयू ने या NDA ने अपनी योजना चलाई, लाडली बहन योजना, यूथ के प्रतिनिधित्व करने वाले तेजस्वी यादव, सनाप मल्ला, सहानी, ये सब कह रहे हैं कि कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पाया, इतनी बड़ी चूक। और अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, जो मीम वायरल हो रहा है, ये मीम है, अगर हमारी सरकार बनी तो EVM बढ़िया है, नहीं बनी
तो वोट चोरी हुई है। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, देखिए, बिहार के इलेक्शन के मतलब बहुत निकलते हैं, आप जिस एंगल से देखेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा और वो किधर गया ये रिज़ल्ट बता रहे हैं। जो 10,000 रुपये का जो उन्होंने खेला पैटर्न, वो यशस्वी रहा, ऐसा एक चित्र पूरी तरह बता रहा है। दूसरा ये है कि वहाँ पे जैसा बोल रहे थे कि मुस्लिम यादव, तो उनका वोट परसेंटेज इनका ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन जो बाकी के वोट है वो वोट शेयर में जो बीजेपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने थोड़ा गेन किया है उसमें, उसके वजह से ये सब फिगर उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं। अच्छा, और सर, जो जितने ज़्यादा इनके सीटें दिख रही है उसके तुलना में उन्होंने वो जो हर एक यहाँ पे जो मैकेनिज्म रहता है वोटों का, वो कैसा जुटाना अपन ने, वो बीजेपी अलायंस ने बहुत अच्छे से किया है। राहुल गांधी लोग कह रहे हैं विदेश चले गए हैं आराम करने के लिए बिहार चुनाव के बाद, वहीं बीजेपी यानी एनडीए केरल, वेस्ट बंगाल और असम के चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए जुट गई है। अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो फ्रीलांस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कितना सही होगा? नहीं, वो इमेज देखो, बीजेपी ने हमेशा राहुल गांधी की इमेज को जितनी ठेस पहुंचा सके उतनी पहुंचाई है। उनको पप्पू टप्पू या फिर उनका जाना, वो उनका काउंटर जो होना चाहिए वैसा कांग्रेस की तरफ से वैसा नहीं हुआ। लेकिन ये फैक्ट भी है कि बीजेपी 24/7 वो पॉलिटिक्स करती है, उसका प्लानिंग करती है और वो हिसाब से ही काम करती है। तो क्या दरभंगा वाले मैटर पे आप नहीं कहेंगे कि बीजेपी के मोदी की माता जी को गाली दिया गया था, तो क्या वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कांग्रेस और आरजेडी पर? नहीं, महिलाओं को ध्यान में रख करके सर? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि क्या हो गया है कि उसमें वो दी गई है, वो कांग्रेस के वहाँ से दी गई, लेकिन कांग्रेस के कोई नेता ने दी होती तो वो इफेक्ट दिखता था। मुझे लगता नहीं वैसा। मुझे वो 10,000 वाला महिलाओं के क्या बनाया गया सर? नैरेटिव तो बनाना आम जनता तक तो वही पहुंचा नहीं, वो पहुंचा ठीक है, लेकिन उतना मुझे लगता है उससे ज़्यादा वो 10,000 का जो महिलाओं पे गणित चला वो ज़्यादा पावरफुल है। उससे पुरुष भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट, पुरुषों पे भी इम्पैक्ट दिखा होगा। नहीं, अभी घर की महिलाएं भी डिसीजन लेने लगी है, तो वो हिसाब से रिजल्ट में दिखेगा। तमाम साथी हमारे इलेक्शन को लेकर के काफ़ी जुझारू तरीके से लगे हुए हैं। अर्पित है हमारे साथ, सौरभ है हमारे साथ, कई लोग हैं, अभिषेक भी हैं। अर्पित, देखा जाए कि इस इलेक्शन में आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या सबसे ज़्यादा रोमांचक रहा है? रोमांचक यही रहा है कि बिहार में आरजेडी का जो क्लीन स्वीप हो गया वही रोमांचक रहा है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एग्जिट पोल में भी जो हाईएस्ट सीटें दी जा रही थी वो 167 170 तक एग्जिट पोल के सर्वे में भी आ रहा था, लेकिन 200 पार जाना ये अनप्रेडिक्टेबल था बिल्कुल एनडीए का। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि 100% जीत अगर किसी ने हासिल की है तो कौन सी पार्टी ऐसी वो है? 100% तो किसी ने जीत हासिल नहीं की। स्ट्राइक रेट तो सबसे बेहतर है भाजपा का, जो कि 101 पे लड़ी, 90 सीटों पे जीत या बढ़त जो भी है बनाई हुई है, तो फिर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो है भाजपा का रहा है, क्योंकि उसका महाराष्ट्र में भी अच्छा स्ट्राइक रेट देखा गया था, उसी तरीके से यहाँ भी है। हाँ, नहीं, दरअसल मैं चर्चा AIMIM की करना चाह रहा था। 5 सीटों पर लड़ी और 5 के 5 सीटें वो निकाल दी है, इसलिए मैं पूछा ये सवाल। अच्छा, कैसे देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार से लगातार कह रहे थे कि भाई हमसे गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, ढोल नगाड़े के साथ भी गए थे, और क्या इसका खामियाजा वास्तव में भुगत रही है आरजेडी अब? हाँ, बिल्कुल भुगत रही है। और पहली बात तो एक बात आपको सही कर दूं कि ये AIMIM केवल 5 सीटों पे नहीं लड़ी थी, पूरे सीमांचल में AIMIM चुनाव लड़ी थी और उसमें से 5 सीटों पे जीत दर्ज की है और कई जगहों पे अन्य पार्टियों को नुकसान भी पहुंचाई है। अच्छा, या ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि AIMIM और भाजपा में जीत हार का जो अंतर था वो कांग्रेस पार्टी के वोट की वजह से तो वो घाटा हो गया, नहीं तो AIMIM भाजपा को हरा देती उन सीटों पे। तो एक मतलब क्या ऐसा कहा कि लोग कह भी रहे हैं भाई कि बी टीम का जो काम था AIM का वो वास्तव में काम कर दिया इस बार? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे नुकसान पहुंचाया है AIMIM ने। सीमांचल में जो इतना बड़ा मतलब जो एरिया है केवल मुस्लिम वोट का, जो कि कोर वोट माना जाता था MOI समीकरण में,
तेजस्वी यादव आरजेडी का या फिर कांग्रेस का ही कह लें, तो नुकसान तो हुआ है। नुकसान हुआ है। और खैर सीमांचल में पूरे एआईएम लड़ी थी और इसको लेकर के काफ़ी देखा कि भाई आरजेडी क्या है, महागठबंधन को पूरे हाशिए पर रखी, पूरे चुनाव में लगातार काफ़ी शिकस्त में रही है और उसको लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं भी हो रही थी, जैसे कि कई सारे जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस भी सामने आ रहे थे मीम के। लेकिन उस बीच अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव की, तो महुआ से तेज प्रताप यादव जहां की एक बार विधायक भी रह चुके हैं, उनका हार और इतने बड़े पैमाने से हार वास्तव में अनएक्सपेक्टेड रहा है। अभिषेक, कैसा लग रहा है तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से महुआ से हारे हैं, क्या कभी सोचा था जनता ने, या जिस प्रकार से उनकी लीगेसी है एक सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सीधा अर्थ यही है कि सोशल मीडिया की लेगेसी एक अलग चीज़ है और ज़मीन पर जब हम उतरते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ पर रणनीति की ज़रूरत होती है, पार्टी की ज़रूरत होती है, सिंबल की ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया चुनाव नहीं जितवाती। चुनाव जीतने के लिए हमें जनता में विश्वास, जनता को हमारे ऊपर विश्वास जताना पड़ता है। वो तेज प्रताप यादव में नहीं दिखा। तेज प्रताप यादव ने कई बार मतलब ये कहने की कोशिश की कि लालू यादव की असली पार्टी जेजेडी है, लेकिन जब लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं मौजूदा समय में, तो इस पर जनता विश्वास कैसे कर लेगी? और ऐसे में उनका ये दांव शायद मुझे लग रहा है बैकफायर कर गया। और बिल्कुल, तो साफ तौर पे जो हमारे मित्र हैं अभिषेक, इनका साफ तौर पे कहना है कि भाई इस बार सोशल मीडिया वर्सेस सुशासन था। तो सुशासन बाबू वास्तव में देखा गया कि अपना सत्ता कायम कर लिए। सौरभ भी हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या अपडेट कर रहे हैं इस वक्त, क्या खबर आ रही है? मोदी जी कार्यालय में बोल रहे हैं भाजपा के। हाँ बिल्कुल, मोदी जी बोल भी रहे हैं। क्या लग रहा है सौरभ, जिस प्रकार से बिहार चुनाव में देखा गया, लगातार जो महागठबंधन के फायर ब्रांड नेता थे राहुल गांधी, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जहां अमित शाह तैयारी में जुट गए आसाम, वेस्ट बंगाल, केरल जैसे चुनाव के लिए, वहीं राहुल गांधी जो है थकावट मनाने बाहर गए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात कि लोग कह रहे हैं। अभी त्रिपुरा के सीएम का एक बयान था, विपुल, त्रिपुरा के सीएम मनिक शाह, तो उनका एक बयान था कि अब हम लोग ना बिहार समाप्त हो गया, बंगाल की तैयारी कर दी। यानी इनका इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। ये बात सही कह रहे हो और एग्री हैं इससे। दूसरी बात राहुल गांधी की कही थी कि सोशल मीडिया पे वो बाहर छुट्टी बनाने चले गए, तो राहुल गांधी की सोशल मीडिया की कैंपेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। उनकी आपने अगर पढ़ी हो तो उनकी जो सोशल मीडिया टीम को शायद मैनेज कर रही है, वो पहले बराक ओबामा के लिए काम कर चुकी है। अच्छा, हाँ, एक महिला जो शायद उसमें है। तो पिछले कुछ दिनों से देख रहे होगे इंस्टाग्राम वगैरह पेज पे बाकायदा पंजाबी सॉन्ग के साथ बैकग्राउंड में राहुल गांधी की छवि। उधर सुधरी है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं अपन स्थिति ये है कि एक दो सीट बिहार में एक दो सीट के लिए हाँ, बस जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, बहुत मारामारी है। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो बिहार की छोटे गठबंधन, जो छोटी पार्टियां थी, उनसे भी बुरा हाल है राहुल गांधी की पार्टी का। बिल्कुल फ्रिंज पार्टी बन गई है कांग्रेस, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ इलेक्शन में, खासकर असेंबली इलेक्शन में। अच्छा सौरभ, थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैथिली ठाकुर जिस प्रकार से जीती हैं, पहली बार जो है एक युवा विधायक के रूप में वो सामने भी आई हैं और कह भी रही हैं कि मोदी जी ने वादा किया था कि हर बार जो है हम नए युवाओं को इस प्रकार की चीज़ों का मौका देंगे, और मैथिली ठाकुर इस प्रकार का एक मसीहा भी बनी है। मैथिली ठाकुर जहां लोक गायिका थी, वहां से चुनाव लड़ी मिथिलांचल से, और देखा भी गया कि वो जीत भी हासिल कर ली। कैसे देखती हैं पूरे समीकरणों को? लोग कह रहे थे कि बीजेपी के ही लोग बगावत कर देंगे। बीजेपी में एक यही तो क्वालिटी है कि वहाँ बगावती स्वर नहीं उठ पाते हैं। सीएम भी पर्ची वाले बनते हैं, वो ऐसे सीएम बनते हैं कि उनके पास खुद का कुछ रहता ही नहीं है। यानी आप कुछ कर नहीं पाओगे तोड़ फोड़, पर्ची बनाई हमने, सीएम बनाया, हर चीज़ के लिए हमसे अपडेट लो। तो बगावत की बात तो बीजेपी में छोड़ ही दो अपन। और मैथिली ठाकुर की कही है तो इंडिविजुअली मेरा व्यू पॉइंट है कि वो एक लोक गायिका थी, सब लोगों का प्रेम था। अगर अच्छा हुआ चुनाव जीत गई, वो नहीं जीतती तो उनको सबक लेना चाहिए था। अब ठीक है, राजनीति में भी आजमाएं अपनी कश्ती। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, हमारे साथी हैं
क्या लग रहा है छपरा से जिस प्रकार से देखा गया, केसारी लाल यादव लगातार मीडिया में बने रहे, खबर भी आप लगाए होंगे, और छोटी कुमारी उन्हें लगभग 3000 वोटों से हरा दी है। ये चीज़ें बताती हैं कि सोशल मीडिया फेम या आप सिंगर हो वो अलग चीज़ है, पर एक राजनीति मुश्किल दौर है, मुश्किल चीज़ है, जिसे मतलब ये नहीं कि आप फेम के बेस पे आप राजनीति कर सकते हो या राजनीति में जम सकते हो। तो एक आध वो ऑप्शन वो है कि मनोज तिवारी, रवि किशन अच्छा कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा करे। क्या ये सबक जनसुराज पार्टी से जनसुराज को भी लेना चाहिए, ये सबक सोशल मीडिया वाला? सोशल मीडिया का ये है कि जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, वो सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं, पर उन्हें भी शायद पता चल गया होगा कि ज़मीन पे उतर के कैसा लगता है या ज़मीन पे कैसी होती है राजनीति, वो अलग चीज़ है, उस पर चीज़ें अलग है। बिल्कुल। तो तमाम साथियों का रुख आपने जाना कि किस प्रकार से बिहार चुनाव को लेकर के जो स्टार प्रचारक थे, जो विधायक कैंडिडेट थे, वास्तव में सोशल मीडिया वर्सेस सुशासन की बात करें, चाहे रोजगार वर्सेस सुशासन बाबू की बात करें, तो ये तमाम प्रकार के मुद्दे थे। मैथिली ठाकुर हो गई, और यहाँ तक कि हमने हर एक लगभग जो भी हॉट सीटें थी वहाँ पर चर्चा की, और साफ तौर पे एक चीज़ ही निकल के आया कि वास्तव में जो चुनाव होता है वो ज़मीन पर जीता जाता है, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।